नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के सीडीपी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी यूपी टेट में अक्टूबर 2017 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी को बता दें कि जब तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, आप कोई भी पेड कोर्स नहीं खरीदेंगे और पहले से अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर फ्री प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है पहले प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे, उसके बाद हम आपको आगे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर अपने पहले प्रश्न को, और आप लोग मन ही मन में यहाँ पर कल्पना कीजिएगा और प्रश्नों का आंसर लगाइएगा। देखिएगा आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वे हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंसर जाएगा सी के साथ। द्रुतगामी विकास का नियम यह शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था। तो यहाँ पर आंसर जाएगा हमारा विकल्प सी के साथ, पूर्व किशोरावस्था। यह विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति की अवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, समानीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर जाएगा विकल्प सी के साथ, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। यह इन तीनों से भिन्न है, सभी से भिन्न है, इसलिए विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। यहाँ पर आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या फिर कोई भी अधिगम का अंतरण नहीं। तो एक बालक जो है साइकिल चलाना जानता है और उसी के अनुसार जो है वह मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। तो यह जो है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान। तो जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं सीखने का पठार। यहाँ पर आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप लोग यह वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास पहुँचा दीजिएगा, चाहे वह ग्रुप के माध्यम से हो चाहे जिस भी माध्यम से हो। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है? तो बुद्धिलब्धि निकालने का जो सूत्र होता है वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर जो है जिसमें 100 इंटू 100 होगा वही हमारा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप लोग शॉर्ट में याद रखेंगे, MA/VA इंटू 100। तो ये होता है बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। तो यहाँ पर जो है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, यह जो है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने परीक्षण प्रतिपादित किया है। यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं, यह प्रश्न जो है आपके 17 में यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे स्पीयरमैन ने, और बुद्धि के कारक सिद्धांत दिया था बिने ने। बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक
त्रिकारक सिद्धांत यह स्पीयरमैन ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक युग्म दिया गया है, और सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत वी एफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, सीखने का समग्र का सिद्धांत हल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। सीखने के समग्र सिद्धांत का जो हल दिया है गलत है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, थार्नडाइक ने बिल्ली पर, स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। सीखने का क्रिया प्रसूत का या अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, इसलिए यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस या फिर वुडवर्थ। तो इनमें से जो है सुजनन शास्त्र के पिता से जिनका नाम जुड़ा है वह है गाल्टन। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेस्मर ने, युंग ने, कैनन ने या फिर स्प्राइंजर ने। तो यह जो है प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि यह जो है थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, यह कंफर्म नहीं है। यहाँ पर हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप लोग इसको बताएंगे। चलिए हम भी आपको बता देते हैं, इसमें बहुत सारा मतभेद है। तो बहुत सारे जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें आंसर यहाँ पर क्रेस्मर को लगाया गया है, और यहाँ पर कई जगह दिया गया है कि कैनन ने जो है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के वर्णन की सबसे पहले चर्चा की थी। तो दोनों में मतभेद है, कई जगह आंसर इसके क्रेस्मर भी दिए गए हैं, और थियरी में हमने पढ़ा है कि कैनन ने जो है सर्वप्रथम ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सही होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है कोल एवं ब्रूस का, ड्रेहल का, डिहान का या फिर क्रो एवं क्रो का। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह जो है क्रो एवं क्रो के द्वारा दिया गया है परिभाषा, इसलिए यहाँ पर हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी की जगह पे बी दिया गया है, आप उसको डी कर लेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, पावलोव ने, थार्नडाइक ने या फिर गेस्टाल्ट ने। तो अभी इसका एक ऊपर हमने देखा था कौन सा युग्म गलत है, उसमें यह प्रश्न आया, उसमें दिया गया था कौन सा युग्म गलत है जिसमें कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो थार्नडाइक यहाँ पर सही हो जाएगा। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत यह थार्नडाइक ने दिया था, यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और यहाँ पर आप लोग बताएंगे कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? पावलोव ने कुत्ते ने, थार्नडाइक ने बिल्ली पे, कोहलर किस पे प्रयोग किया था, आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर संयुक्त कोशिका गुणसूत्रों की संख्या संयुक्त पूछा गया है, जोड़े पूछे गए हैं, तो यहाँ पर जो है 23 हो जाएगा। और टोटल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, इसको हम लोग जोड़े में बताते हैं। तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हल ने, थार्नडाइक ने, हेगार्टी ने या फिर स्किनर ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने, और इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। और अभी हमने यहाँ पर देखा था प्रश्न को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी एफ स्किनर, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या ऐसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न हमारे इसमें दोनों विकल्प में दे दिए गए थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो निरंतर विकास का सिद्धांत यह सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत यह भी सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत यह भी सिद्धांत है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यह सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर आंसर जाएगा विकल्प ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? गेसेल, हरलॉक,
मेरेडिथ या फिर डगलस और होलेड ने। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह परिभाषा यह कथन दिया है हरलाक ने। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो यह ड्रेबर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ ने। तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। आंसर यहाँ पर बी के साथ जाएगा। और यूपी टेट 2020 के पेपर में भी मैकडूगल से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है किसका है? डम्बिल का, रॉस का, मन का या फिर मैकडूगल का। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह जो परिभाषा दिया है डम्बिल ने दिया है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर बहुअनुक्रिया का नियम यह सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय के असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में विकल्प बी है जो विद्यालय का असहयोग, यह अधिगम के पठार का कारण नहीं है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है इसके कारण हैं, अधिगम के पठार के कारण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर या फिर क्रॉनबैक। तो यह जो परिभाषा दिया है गेट्स व अन्य ने दिया है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, बिने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था, यह मापन करता है बुद्धि का। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड ने, युंग ने, मन ने या फिर आलपोर्ट ने। तो युंग ने जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहलर मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत। तो जो कोहलर ने जो है वह अधिगम का सिद्धांत दिया था, सीखने का सिद्धांत दिया था। अभी हमने आपसे पूछा था कि कोहलर किस पे प्रयोग किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर। तो यहाँ पर कैटल जो है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता के सुधार के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि। तो जो गोलमैन है वह जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।